स्वागत है आपका इस वक्त बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 3 बजे बैठक होनी है कोरोना वायरस को लेकर, इसके बचावों को लेकर सरकार एक मीटिंग बुला रही है। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होनी है। सरकार की उपलब्धियों के सही प्रचार पर बैठक होगी। इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा होगी कि सरकार ने जो पिछले 3 साल में हासिल किया है और जो काम किए हैं उन उपलब्धियों को सही तरीके से जनता के बीच ले जाया जाए। अधिकारियों की ये मीटिंग होनी है, सीएम आवास पर मीटिंग होनी है। शाम 7 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज के वीसी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो दो जो अहम मुद्दा आज की मीटिंग का, पहला ये कि कोरोना वायरस ये न फैले, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आगे क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, इस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। तो आज जब अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी सीएम आवास पर, तो ये मुद्दा भी रहेगा कि किस तरीके से जो अभी तक फैसले लिए गए हैं उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट में लाया जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो कैसे काम कर रहा है, तमाम विभागों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, उस पर समीक्षा होगी। और साथ ही जो दूसरा अहम मुद्दा आज की मीटिंग का वो ये कि पिछले 3 साल में सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धि, जो योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है और कौन कौन सी योजनाएं चला रही है सरकार, उन योजनाओं को जनता के बीच किस तरीके से लेकर जाया जाए कि जनता समझे कि हाँ, ये सरकार आपके लिए काम कर रही है, जो वायदे सरकार ने किए थे वो निभा रही है। तो इस सरकार के काम का, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किस तरीके से करना है, ये भी इस मीटिंग का मुद्दा होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। शाम में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। सभी मेडिकल कॉलेज के वीसी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आज की मीटिंग अगर हम देखें, 2 अहम मुद्दे दिख रहे हैं, तो क्या 2 चरणों में ये मीटिंग होगी, किस तरीके से है? देखिए, सबसे पहली बैठक जो है वो 3 बजे होगी, जिसमें जिले के जो सूचना प्रसार अधिकारी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जागरूकता बेहद जरूरी है जिलों में। इसी वजह से लखनऊ में भी आज होर्डिंग्स लग गई हैं और प्रयास ये भी है कि जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, अब वहां पर प्रचार के जरिए, प्रसार के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, हर जगह पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। इसको लेकर के शाम 3 बजे बैठक है 5KD पर, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर। इसके बाद 7 बजे सबसे बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो इस वीसी में शामिल रहेंगे, जितने भी मंडलायुक्त हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे, शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये भी कहा था कि हम समय समय पर इसको लेकर के रिव्यू मीटिंग करते रहेंगे, यानी कि समय समय पर जो मॉनिटरिंग हो रही है प्रदेश की पूरे, उसकी बैठक होगी। और तो आज की जो मीटिंग है ये एक तरीके से रिव्यू मीटिंग है या कुछ और भी कदम उठाए जाने की जानकारी दी जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अब तक क्या स्टेटस है, चूंकि अब तक पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत सारे जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो इसको लेकर के एक तो पहले रिव्यू किया जाएगा कि क्या स्थिति है अभी। इसके बाद इसके अलावा चूंकि 22 मार्च तक छुट्टी कर दी गई है, तो क्या जरूरत है इसकी भी कि आगे भी छुट्टियां बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो अनामिका, रोकेंगे आपको, आप इस मीटिंग पर अपनी नजर बनाकर रखें। तो दोपहर 3 बजे बैठक की शुरुआत होगी सीएम आवास पर। कोरोना को किस तरीके से रोका जाए, इसी मुद्दे पर यह अहम मीटिंग। इधर देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में कोरोना से हड़कंप मच गया है। 62 ट्रेनी IAFS अधिकारियों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी अधिकारी रूस, फिनलैंड और स्पेन की यात्रा कर लौटे थे। 2 अधिकारियों में सर्दी जुकाम के लक्षण पाए गए। दोनों अधिकारियों के सैंपल को हल्द्वानी भेज दिया गया है। दूसरे अधिकारियों की जांच के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पहुंच रही है। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। तो यहां IAFS अधिकारी जो कि विदेश के दौरे पर गए थे, वो जब लौटे तो उस दल में से 2 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सर्दी जुकाम की परेशानी, जिसके बाद जो पूरी की पूरी टीम है, 62 ट्रेनी साथ में, इन सब के बीच हड़कंप मचा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर और सैंपल्स भेजे गए हैं हल्द्वानी। बाकी के जो लोग हैं, इन 2 लोगों के तो सैंपल्स भेजे ही गए हैं जिन्हें सर्दी जुकाम है और बाकी लोगों को भी अब निगरानी में रखा जा रहा है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पूरी जानकारी दें।
देखिए मैंने कहा यहाँ पर जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आईएफएस की ट्रेनिंग होती है और इनको ट्रेनिंग के लिए विभिन्न कंट्रीज में भी भेजा जाता है। इसी के तहत ये स्टडी टूर पे थे स्पेन, फिनलैंड और रशिया की। ये लोग शुक्रवार को ये सभी लोग वापस लौटे, जिसमें 62 आईएफएस अफसर थे जो ट्रेनी हैं। इनमें इनको जब स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो इनमें से 2 ट्रेनी आईएफएस में सर्दी जुकाम के लक्षण पाए गए, उनको बुखार भी पाया गया। तो जो संस्थान की अपनी डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने परीक्षण किया। उसके बाद जी सुनील, क्या इन दोनों ट्रेनीज को आइसोलेट करके रखा गया है? बिल्कुल, मैंने कहा इनको आइसोलेट कर दिया गया है। और अभी की जो बड़ी खबर है कि 4 और ट्रेनी आईएफएस में भी ऐसे सिम्टम पाए गए हैं। तो इनको पहले दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद फिर संस्थान के परिसर में ही इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, वहीं पे इनको आइसोलेट किया गया है। तो कुल 6 ट्रेनी आईएफएस अफसर हैं जिनको लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम इन पर निगरानी रख रही है। इनके जो सैंपल हैं वो हल्द्वानी भेजे गए हैं। और जी सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सरकार की पूरी कोशिश यही हो रही है कि सबसे पहले तो किसी को ये संक्रमण हो ना, और अगर कोई इन्फेक्टेड होता भी है तो उससे ये संक्रमण दूसरे तक ना फैले। लेकिन अब यहाँ पर 2 अधिकारियों में संदेह के दायरे में ये 2 अधिकारी जिन्हें आइसोलेट किया गया है और जांच चल रही है, मेडिकल जांच। एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट है और दूसरी तरफ कागजों से उलट जमीनी हकीकत कुछ और है। आपको 2 तस्वीर इस वक्त दिखाएंगे। कोरोना से लड़ने की यह हकीकत देख लीजिए। पहली तस्वीर देवरिया की है, जहां पर कोरोना के मरीजों के लिए बने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुत्ते जरूर घूम रहे हैं, आराम फरमाते दिख रहे हैं। वार्ड में आम दिनों में ताला लटका रहता है। दूसरी तस्वीर हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर मर्चेंट नेवी के जवान को कोरोना की जांच करवाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तक से गुहार लगानी पड़ी है, क्योंकि कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बारे में जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन बनाई, उस पर लगातार 2 दिन फोन करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला है। तो कोरोना को लेकर हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। देवरिया में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जिला प्रशासन घोर लापरवाही बरत रहा है। सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में एक आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन देवरिया में आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की जगह पर कुत्ते टहलते दिख रहे हैं। देखिए जरा, ये आइसोलेशन वार्ड है, लेकिन यहां पर कुत्ते टहल रहे हैं। साथ ही वार्ड में ताला लटका हुआ है। इस लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन फिलहाल सफाई की मुद्रा में है। वार्ड में ताला इसलिए बंद किया जाता है, किए हैं कि आइसोलेशन, और जब मरीज आता है तभी वो वार्ड खोला जाता है और सारी मैन पावर तभी डिप्लॉय होते हैं। फिर भी कुत्ते बैठ रहे हैं। कुत्ते बारिश की वजह से कुत्ता घुस गया होगा। वो गैलरी में बाहर था, वो अंदर ताला बंद था, होना नहीं चाहिए, उसको हटा दिया जाएगा। तो लापरवाही आप देख सकते हैं, फिर अंदाज भी सफाई देने का इतना लापरवाह भरा। इधर बहराइच के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल पहुंचे 2 शख्स ने खुद को कोरोना पीड़ित बताया। दोनों मरीज जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से थे। दोनों को पहले तो अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन बाद में अस्पताल में बने कोरोना वार्ड में दोनों को भर्ती कराया गया। दोनों ही शख्स हाल ही में दिल्ली से लौटे थे। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्हें कोरोना से मिलते जुलते लक्षण खुद में महसूस हुए, जिसके बाद वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे और अपनी जांच करवाए जाने की उन्होंने मांग की। उनकी प्रारंभिक जांच में फिलहाल कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। परिजनों के कहने पर दोनों को अस्पताल अधीक्षक ने जनरल वार्ड में भर्ती कर लिया। एहतियातन अधीक्षक ने दोनों को अब कोरोना जांच सैंपल भेजकर दिल्ली से आए। कुछ मिशन ने बताया दोनों केस कोरोना वार्ड के नहीं, कोरोना वायरस के नहीं है और ना इनके लक्षण है उसमें, और सिर्फ भय की वजह से ये लोग जो है यहाँ पर आए हैं और भर्ती हुए हैं। वहाँ हमारे ईमो साहब का भी कहना है कि उन्होंने दबाव डाल करके जबरदस्ती भर्ती कराया अपनों को यहाँ पे। तो इस तरह तो बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे और हमारे पास इतने बेड उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कि हम उनका इलाज कर सकेंगे। नहीं सीएमएस साहब, सवाल ये है कि डायग्नोज करके वार्ड आप निर्धारित करेंगे या मरीज? नहीं, ईमो ने देखा है, जब तो हमारे फिजिशियन नहीं देख सकते, हम कंफर्टली कह नहीं सकते थे, लेकिन हमारे फिजिशियन सामने देख लिया है। उन्होंने बताया कि उसके लक्षण नहीं है कोरोना के। मरीज जो है जनरल से ही तबीयत खराब है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है कोरोना वायरस को। दूसरी तरफ अयोध्या में महंत परमहंस दास ने कहा कि राम भक्तों को कोरोना कभी नहीं सता सकता।
राम विरोधियों को ही इससे डरने की जरूरत है। महंत ने कहा कि अयोध्या आने वाले को कोरोना छू भी नहीं सकता। लेकिन अयोध्या आने के लिए यहाँ कोरोना का कहर नहीं, यहाँ जो है जय श्री राम का वो रहेगा। जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम, भारत मां के जयकारे लगेंगे। और पूरे विश्व से मैं कह रहा हूं, सारे दुनिया के लोग अगर अयोध्या आ जाएं तो कोरोना धरती से अलविदा हो जाएगा। जो राम विरोधी है उन्हीं को कोरोना जो है तो सता रहा है, और जो राम भक्त है उनको कोरोना कभी आ ही नहीं सकता है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि कोरोना का डर है और इसी बीच राम मेला जो कि अयोध्या में आयोजित होना है, उस मेले पर इसका क्या असर होगा, तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि कोई असर नहीं होगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे क्योंकि कोरोना यहाँ किसी को छू नहीं। कम बीजेपी के नेता तो यही कहते हैं, लेकिन आज जब दुनिया के 100 से ज्यादा देश कोरोना कहर से जूझ रहे हैं, तो एक बार फिर से मोदी की ग्लोबल लीडरशिप क्वालिटी सबके सामने है। प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को ट्वीट हुआ, जिसमें पीएम ने लिखा, कोविड-19 से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है। दक्षिण एशिया के देशों में भी इसका असर दिख रहा है। ऐसे में सार्क देशों के प्रमुख से अपील करता हूं कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक साथ आएं। प्रधानमंत्री के ट्वीट के कुछ देर बाद ही दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों का रीट्वीट आने लगा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना वायरस के मसले पर श्रीलंका बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त पर शानदार मुहिम की शुरुआत की है। भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम के ट्वीट पर लिखा, इसी को नेतृत्व कहते हैं। क्षेत्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए, वरना इससे इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। पीएम के प्रस्ताव पर मालदीव के राष्ट्रपति ने लिखा, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हम क्षेत्रीय एकता दिखाने की मुहिम का समर्थन करते हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने लिखा, पीएम मोदी के प्रस्ताव का स्वागत है, हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी मदद का ऑफर किया था और अब सार्क के देशों ने प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रस्ताव का समर्थन दे दिया है। सार्क देशों से मिले सहयोग से जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत आपका एक बार फिर से। इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के कार्यक्रम पर फिलहाल संकट, और जिसकी वजह से कार्यकर्ता जो हैं वो एक अलग ड्रामा रच रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी होगा। नोएडा में थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर करेंगे ऐलान। कोरोना को लेकर भीम आर्मी के कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और इसी बीच चंद्रशेखर ने नई पार्टी का ऐलान भी नाम तय हो चुका है और थोड़ी देर में ऐलान होना है। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने, और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा आजाद समाज पार्टी। थोड़ी देर बाद नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान करेंगे चंद्रशेखर खुद। हालांकि इस कार्यक्रम पर कोरोना वायरस को लेकर रोक लगाने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है, जिसका विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं। चंद्रशेखर के समर्थक लगातार यहां पर हंगामा कर रहे हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, नई पार्टी का गठन, ऐलान कितनी देर बाद? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं मिली है, इसलिए अभी खुद जो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर हैं वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक हमको ये पता लगा है कि समाज पार्टी होगा इनकी पार्टी का नाम, जो चंद्रशेखर जिन पार्टी का लॉन्च करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, उसका नाम आजाद समाज पार्टी होगा। कार्यक्रम कितनी देर में होगा अभी इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए इजाजत पहले से नहीं मांगी गई थी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पहले से पहले इस कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन क्योंकि कल नोएडा प्रशासन ने सभी तरह के जो सामूहिक कार्यक्रम हैं कोरोना वायरस के चलते उन सबको रद्द कर दिया था, तो उसके चलते ये इस कार्यक्रम की अनुमति भी रद्द हो गई। तो जी पवन, जब अनुमति मिली नहीं तो फिर ये कार्यक्रम का आयोजन चंद्रशेखर करना क्यों चाह रहे हैं? कई और कार्यक्रम भी रद्द हो रहे हैं, सरकार के भी और दूसरी पार्टियों के भी, और इसके बावजूद ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल बात वही है, क्योंकि जिस तरह से आज तमाम तरह के पूरे देश विदेश सब जगह कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा फैल गया है
कि सभी तरह के कार्यक्रम, सामूहिक जो कार्यक्रम है उनको रद्द किया जा रहा है। तो उसके चलते इस कार्यक्रम की भी अनुमति को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ये यहाँ से बीमारी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहाँ कार्यक्रम किया जाए। हालांकि अभी चंद्रशेखर खुद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये कार्यक्रम आज होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है, हम समर्थक उनके यहाँ इकट्ठा जरूर हो गए हैं। जी, समर्थक इकट्ठा हो गए हैं और कार्यक्रम किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अभी तक चंद्रशेखर पहुंचे नहीं है, लेकिन नई पार्टी का नाम तय हो चुका है। ऐलान चंद्रशेखर को करना है, तो सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या ये ऐलान जो है किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जहां कम लोग इकट्ठा होते वैसे भी किया जा सकता था। लेकिन जब तक विवाद ना हो, बवाल ना हो, तो चंद्रशेखर को शायद मजा भी नहीं आता किसी काम में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कांशीराम को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें बाबा साहेब और कांशीराम की विचारधारा से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे विरोधियों के साथ मिलकर दलितों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। सीधा सीधा उनका इशारा चंद्रशेखर की ओर था। बाबा साहब के नाम पर जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच में विभिन्न संगठन में पार्टी आदि बनाकर इन दुखी व पीड़ित लोगों को बांटने में लगे हैं, तो उससे इन वर्गों को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे इन वर्गों की विरोधी व जातिवादी पार्टियों की फूट डालो और राज करो की नीति जरूर कामयाब हो जाएगी, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए उनके गुलाम व लाचार बने रहें। मेरठ में अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया, जहां एक दबंग महिला ने बुजुर्ग को सरेआम पीट दिया। बुजुर्ग लगातार माफी मांगते रहे, लेकिन महिला उन्हें अपशब्द कहती रही और उन्हें सबके सामने पीटती रही। दबंग महिला इतने पर भी नहीं रुकी, उसने बुजुर्ग को धमकी दी। उसने किसी से शिकायत की तो भारी पड़ जाएगा शिकायत करना, ये धमकी इस महिला ने बुजुर्गों को दी। महिला के खिलाफ नशे के कारोबार, देह व्यापार और कब्जा जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कुछ दिन पहले अवैध कारोबार पर स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की थी और कुछ युवकों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इससे भी इसके अवैध धंधे पर कोई रोक नहीं लग पाई। तो सवाल प्रशासन पर भी है। बना वीडियो बना, अब पता मेरे मैटर में बोलेगा ढवाई नगर में, अरे तुम बोलेगा मेरे मैटर में, बोलेगा मारेगा। एक बार इशारा दूंगी लोंडो को, एक बार मेरी बात सुन ले, बोलेगा मेरे, अरे तो मेरी बात तो सुन ले। बना वीडियो बना, अब पता मेरे मैटर में बोलेगा ढवाई नगर में, अरे तुम बोलेगा मेरे मैटर में, बोलेगा मारेगा। एक बार इशारा दूंगी लोंडो को, एक बार मेरी बात सुन ले, बोलेगा मेरे मैटर में। अरे हमें नहीं मतलब, अगर उन मुझे दिखाई देगी उन ढवाई नगर मुखबर के साथ या किसी के साथ भी मिलाऊंगी दलिलों को, तुझे भी मिला दूंगी, तेरी शर्म कर अगर मुझे दिख गया ना इस गली से भी, यहाँ पे भी मुझे दिख मत जाइए, दूर से दूर बता रही मैं तेरे से। अगर तेरी उम्र का लिहाज ना होता ना, तेरी जगह कोई लौंडा होता या तो या मैं मरती थी। बात तो सुन ले, बना वीडियो बना, अब पता मेरे मैटर में बोलेगा ढवाई नगर में, अरे तुम बोलेगा मेरे मैटर में, बोलेगा मारेगा। तो ये वीडियो अपने आप में चुनौती नहीं पुलिस को तो और क्या है, महिला खुलेआम धमकी दे रही है। दरअसल देह व्यापार समेत कई अवैध कारोबार का आरोप इस महिला पर, इसकी शिकायत भी की गई। पुलिस पहुंची भी कार्रवाई करने, लेकिन इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिसके बाद इस महिला ने इस बुजुर्ग की पिटाई कर दी और बुजुर्ग को धमकी देने लगी कि मेरे मैटर में अगर बोलोगे तो इन लड़कों को इशारा करूंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पुलिस को सीधे सीधे चुनौती। इधर बड़ी खबर संत कबीर नगर से, जहां पर पशु तस्करों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। घटना संत कबीर नगर के घनघटा क्षेत्र के मिहैला गांव की है। तस्करों ने ग्रामीणों पर लाठी डंडे से हमला किया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं तस्करों को गोरखपुर के सिकरीगंज में गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्कर पशुओं से लदा पिकअप लेकर भाग रहे थे।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से काफी कुछ बरामद किया है। 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार, चाकू बरामद किया पुलिस ने। बदमाशों के बीच कई राउंड की फायरिंग हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ विशेष चेकिंग के दौरान सफदलपुर पुलिया के पास हुई है। उधर मुरादाबाद में स्कूल की बस में शराब की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चेकिंग के दौरान बस से 85 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस के मुताबिक शराब की पेटियां अरुणाचल प्रदेश से लाई गई थी। टांडा का रहने वाला मोनू नाम का शराब तस्कर स्कूल बसों के जरिए इन्हें आसपास के इलाकों में पहुंचाता था। पकड़े गए आरोपी ने भी बताया कि वो होली से पहले भी शराब की तस्करी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे रैकेट के खुलासे के बाद कर जांच की शुरुआत कर दी है। कहाँ वाले मोड़ पर। ये कहाँ पड़ता है? ये गाँव से पुलिस पड़ता है। अच्छा, क्या करते हो आप? सर मैं स्कूल की बस चलाता हूँ। तो कौन सी बस में ही लेके आ रहे थे? जी सर, बस में लेकर आया था। अच्छा, तो आज स्कूल की छुट्टी थी क्या? नहीं सर, स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही लेकर आया था। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम? नहीं सर, ये दूसरा चांस है। अच्छा, इससे पहले कब करा था? इससे पहले होली से पहले करा था सर। 20 पेटी लेकर आया था बस। कितनी पेटी? 20। अच्छा। और आज और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।